हाय फ्रेंड्स, इट्स हर्ष कुमार और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो हम सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी शुरू करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब कि अगर मैंने कहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता था और सबसे छोटी मुझे कोई भी एक यूनिट सेल मिलेगी, सबसे छोटी जो चीज मिलेगी वो एटम होगी। एटम जो है वो फर्दर अनडिवाइडेबल है, वो एक इंडिविजुअल है, वापस से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो है वो Fe की रोड है, ये Fe का एटम है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब जो डाल्टन है वो तीन लोगों को समझा पा रहा है और एक चीज को नहीं समझा पा रहा। तो पहले कौन से तीन लोगों को वो समझा पा रहा है, आप ये हम नहीं पढ़ाऊंगा, मॉल कंसेप्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये तीन लोग। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि ये तीन लोग क्या कहना चाहते हैं। तो Dalton's atomic theory explain law of mass of conservation, law of mass of conservation, law of mass of conservation, law of constant composition, law of constant composition and law of multiple proportion. Law of multiple proportion. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अब ये आप इतना नोट कर लेना कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हम सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। अब देखो ये इसका सेंटेंस क्या है कि इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट consumed is equal to total mass of product from total mass of product from। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में कितना मास रिएक्टेंट का होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो इक्वल होगा किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। 2H2 प्लस O2 gives 2H2। अब देखो 2H2 प्लस O2 gives 2H2। अब यहाँ पे H2 कितने ग्राम है, 4 ग्राम है। यहाँ पे O2 कितने ग्राम है, 32 ग्राम है। क्योंकि 2 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 32 ग्राम, यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन एटम है तो 4 ग्राम। तो यहाँ पे H2 यहाँ पे कितना ग्राम है, 36 ग्राम। अब आप यहाँ पे टोटल करो, रिएक्टेंट कितना ग्राम है, 32 प्लस 4 36 ग्राम। और यहाँ पे टोटल कितना ग्राम है, 36 ग्राम। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम। तो ये लो यहाँ पे मतलब फॉलो हो रहा है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कहीं बात हो रही है, एटम लेवल पे बात हो रही है, तो वहाँ पे डाल्टन ने क्या बोला था कि अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। तो यहाँ पे हम एटम की बात कर रहे हैं, तो
यहाँ तक चीजें वैलिड है। अब हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नोट कर लेना। सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसका सेंटेंस क्या है? केमिकल कंपाउंड a chemical compound is always found to be chemical compound is always found to be made up a chemical compound is always found to be made as same fixed proportion by mass. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कह रहा है कि अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब देख लो, मैं इसको समझाता हूँ एग्जांपल से। H2 यहाँ पे मास से रेशियो कितना है? 2:1 है। 2:1 रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब आप ये वाटर ले लो, क्वेश्चन का वाटर ले लो या फिर रिवर का वाटर ले लो, आप कहीं का भी वाटर ले लो, वाटर का कंपोजिशन सेम ही रहेगा, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। के हाइड्रोजन उसमें 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, तो उसका जो रेशियो है वो 2:1 होगा। तो आप मतलब वाटर जो है और यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स होगा, प्रोपोर्शन फिक्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स। आप इतना लिखो, फिर हम मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका सेंटेंस क्या है? If two elements form more than one compound, if two elements form more than one compound, masses of one element combined, masses of one element combined with fixed mass of the second element, fixed mass of second element with fixed mass of second element are in ratio of small a। समझाता हूँ। हम क्या, if two elements form more than one compound, masses of one element combined with fixed masses of second element are in ratio of small integer। अब देखो H2O, यहाँ पे कंपाउंड कौन से लेंगे हम?
कंपाउंड ले रहे H2O और H2O2। यहाँ पे मास ऑफ ए हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन ले लीजिए, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो H2O, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है, यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है, और यहाँ पे कितना है 32 ग्राम है। अब देखो, अब किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं, कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब यहाँ पे हमने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, तो दूसरा जो एलिमेंट है उसका मास से जो रेशियो आएगा वो कैसा है, स्मॉल इंटीजर। देखो 16 then 20 is equal to 1 then 2, ये कैसा है, स्मॉल इंटीजर है। अब हम दूसरे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। If two elements form more than one compound, yes, more than one compound. If two elements form more than one compound, masses of one element combined with fixed masses of the second element, fixed masses of second element. One element combined with fixed masses of second element are in the ratio of small integer. तो जो यहाँ पे पहला एलिमेंट है वो कैसे कंबाइन होगा, स्मॉल इंटीजर के रेशियो 16:32, 1:32। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेते हैं। कंपाउंड मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले देखते हैं N2O। यहाँ पे N2O में मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम, N2O मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। अब हम ले रहे हैं NO में मास यहाँ पे कितना है 14 ग्राम और यहाँ पे कितना है 16 ग्राम। अब हम ले रहे हैं N2O3, यहाँ पे कितना है 28 ग्राम, यहाँ पे कितना हो गया 48 ग्राम। N2O4 का यहाँ पे कितना है 28 ग्राम नाइट्रोजन का मास, यहाँ पे कितना है 64 ग्राम। अब हम लेते हैं N2O5, यहाँ पे कितना है 28 ग्राम नाइट्रोजन का मास, तो इतना ही, दो नाइट्रोजन एटम है तो 40 × 2 28 ग्राम। अब ऑक्सीजन का मास कितना है 80 ग्राम। अब देखो हमने कहा क्या बोला था कि वन एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, कि हमने एक एलिमेंट का मास जो वो फिक्स करना है। यहाँ पे 28, यहाँ पे 28, सारी जगह पे 28 है। हमको इसको भी इसके फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमको एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। तो हम इससे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 28 ग्राम है, तो हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो 32 ग्राम है। अब हम जब इसका रेशियो निकालेंगे, सो 16 then 32 then 48 then 64 then 1 then 2 3 then 4 then 5. If two elements form, nitrogen or oxygen, form more than one compound, yeah, more than one compound, masses of one element combined with fixed masses of second element. यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स है और ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा है। मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद ऑक्सीजन का मास कंबाइंड विद नाइट्रोजन का फिक्स मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, मतलब नाइट्रोजन का फिक्स मास आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर। अब यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मास का, वो कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, स्मॉल इंटीजर आ रहा है 1:2:3:4:5। तो यहाँ पे हमने कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो यहाँ पे डाल्टन का काम चल गया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो सारे लो है वो एटम बेस्ड है। तो डाल्टन का लो जो है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो इस चीज को समझा पाता है। अब हम पढ़ते हैं, जब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन,
Dalton's atomic theory does not explain substance like gases, substance like glass, substance like glass or ebonite. Ebonite rub with सिल्क और मोम. जब हम ग्लास और एबोनाइट रब विथ सिल्क और मोम, हम जब ग्लास और एबोनाइट को रब करते सिल्क और मोम से तो गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज. जब हम एबोनाइट या फिर ग्लास को हम जब सिल्क या फिर फोम के साथ रब करते हैं ना, तो ग्लास या फिर ये ग्लास और एबोनाइट है, ये सिल्क और वॉम है. हाँ, सिल्क और वॉम. तो जब हम इसके साथ रब करते हैं ना, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है. कैसे? अब हम उसके पास जो होते हैं सिल्क और वॉम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो सिल्क और फर आएगा यहाँ पे. सिल्क और फर. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होगा? सिल्क और फर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिल्क और फर से होंगे ग्लास और एबोनाइट. सिल्क और फर से ग्लास और एबोनाइट, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमूव हो रहे ग्लास और एबोनाइट की साइड. तो सिल्क यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव चार्ज. तो जब हम रब करते हैं सिल्क और फर को ग्लास और एबोनाइट के साथ, तो ग्लास और एबोनाइट जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि सिल्क और फर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यहाँ से ग्लास और एबोनाइट की तरफ मूव होते हैं. तो यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी खत्म होती है और हम अब पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज आपको लिखवा देता हूँ कि लाइट चार्जेस रिपल इंटीजर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. अब like charges हो गए प्लस और प्लस हो गए, और like charges दूसरा कौन सा होगा? माइनस और माइनस. अब देखो अनलाइक चार्जेस मतलब अगर प्लस और प्लस होगा तो रिपल्शन होगी. ये तो आपने लॉजिस्टिक में पढ़ा होगा कि प्लस और प्लस होगा तो रिपल्शन होगा, माइनस और माइनस होगा तो भी रिपल्शन होगा. लेकिन प्लस और माइनस होगा तब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अब हम पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट.